तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1, है ना। यहाँ पर बात करेंगे पार्ट 2 की, और इसके बाद फिर एक क्लास रह जाएगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के मेल के लिए, है ना। चलो तो आज की क्लास के अपने जो टॉपिक होने वाले हैं वो है एनाटॉमी ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म की शारीरिक की संरचना पढ़ेंगे, और जर्नी ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे, मतलब स्पर्म की यात्रा कह लो आप, है ना। और इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे एपिडिडाइमिस, जिसे आप अधिवृषण करके, हाँ यही बोलते हैं अधिवृषण, है ना। और अगला नाम है वास डिफरेंस करके, जिसे आप शुक्र वाहिनी बोलते हैं, है ना। तो ये 3 या 4 टॉपिक है आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ी होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सदैव एक ही नाम होता है, और वो होता है भैया टेस्टिस। वो नाम क्या होता है? टेस्टिस। देख लेते हैं एक बार। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो डायरेक्ट युग्मक उत्पादन में भाग लेता है और जिसका नाम भी टेस्टिस होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन एज वेल, मतलब वो सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट करता है, और इनके नाम आपको याद होंगे। तो इनके भैया 2 नाम है, एक तो एंड्रोजन सभी को याद होगा, और अगला नाम है भैया टेस्टोस्टेरॉन। और तुम्हें याद होगा यही वो हार्मोन है जो प्यूबर्टी में जो गौड़ लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी लैंगिक लक्षण आते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये एक्चुअल में जो स्पर्म या सीमेन होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ गैमेट्स, इन सभी कामों में मदद करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। दे आल्सो असिस्ट इन रिप्रोडक्शन, मतलब जो जनन की प्रक्रिया उसमें सहायक होते हैं। दीज ऑर्गन इंक्लूड, मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से अंग आते हैं तो आपके सामने है। एपिडिडाइमिस आप इसे अधिवृषण बोलते हैं, वास डिफरेंस आप इसे शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका कह देते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट मतलब इसे स्खलन नलिका बोल देते हैं जहां से सीमेन बाहर निकलता है, सेमिनल वेसिकल जहां से शुक्राणु ले जाए जाते हैं वो पाथ है ये। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड, आप इसे याद रखेंगे, काउपर्स ग्लैंड, मतलब ये सारे जो नाम आपके सामने देख रहे हैं ये भैया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर जो टेस्टिस है वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। अब बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 में आपको स्पर्म के बारे में बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था। अब उसी में थोड़ा सा स्पर्म की और डिटेल क्लास कर लेते हैं। तो ये अपना स्पर्म की संरचना है, और याद रखेंगे मेच्योर स्पर्म है, ठीक है। तो इसके नाम एक बार देख लीजिए। तो इसका ये वाला हिस्सा भैया जो है वो हेड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हेड। और ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे ये इसका मिड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? मिड पार्ट। और ये वाला हिस्सा भैया टेल कहलाता है। आप इसे पूंछ करके कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके हमने टुकड़े इधर सामने आप दिखा रखे हैं। ये हेड वाला जो हिस्सा है उसमें जो सबसे ऊपर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले हिस्से को ही एक्रोसोम बोलते हैं। आप इसे अग्रपिंडक भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये इसका भैया केंद्रक है। ये इसका क्या है? केंद्रक। और इसका जो केंद्रक है वो अगुणित होता है, मतलब वो जो गुणसूत्र कैरी करता है वो एन। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य में तुम्हें याद होंगे 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जो स्पर्म का स्पर्म न्यूक्लियस होगा वो भैया 23 गुणसूत्र कैरी करेगा। कितने गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मिड पार्ट की। तो ये वाला हिस्सा का जो हिस्सा है वो भैया नेक कहलाता है, आप इसे हिंदी में ग्रीवा कह सकते हैं। और जो मिड पार्ट है वो माइटोकांड्रियल रीजन कहलाता है, और इसमें ज्यादातर हिस्से जो होते हैं वो माइटोकांड्रिया ही होते हैं। और ये जो निचला हिस्सा आप इसको ऐसे देख पा रहे होंगे ये स्पर्म टेल है, ठीक है। हालांकि मैकेनिज्म को यहाँ देख सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉर्म ऑफ द आउटर लेयर ऑफ हेड, मतलब जो हेड है उसका आउटर लेयर होता है। जो एक्रोसोम है इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स एंजाइम। इस एंजाइम का नाम आपको पीछे लिखवाया भी गया था, एक बार चलो वापस से याद करा देते हैं आपको। हाइलुरोनिडेज, इसके अलावा भी एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये वाला नाम सभी याद रखेंगे। और ये निषेचन के टाइम जो अंडे की दीवार होती है उसको तोड़कर अंदर जाने के लिए ये वाला एंजाइम काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस इज हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, ठीक है ना। न्यूक्लियस इज हेप्लॉइड कॉन्टेन्स ओनली 23 क्रोमोसोम्स, मतलब इसका जो केंद्रक है वो कितने गुणसूत्र कॉन्टेन करता है? 23, मतलब 23 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। बात करें अगर मिड पार्ट की तो इट कॉन्टेन्स न्यूमरस माइटोकांड्रिया। आपने माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ रखा होगा। ये वो आपका आपकी सेल का वो ऑर्गन है जो पावर बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ
सेल, ठीक है ना। तो ये इसका सब नेम है, ये भी याद रखना आप। व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो आपने उस नाम को भी पढ़ ही रखा होगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। व्हिच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब ये जो एनर्जी है वो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होती है, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं टेल की, तो इट हेल्प्स स्पर्म टू मूव एंड टू ट्रेवल टू लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जो स्पर्म लंबी दूरी तय करता है उसमें जो टेल है वो इसको मदद करती है चलने के लिए। क्लियर, समझ में आया होगा। तो ये बात हो गई स्पर्म की, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस को लेकर के। स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में दो हिस्सों में प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जिसमें एक हिस्सा जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड्स बनाता है। क्या बनाता है, एक बार लिख देते हैं इसको। जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इमेच्योर स्पर्म में, है ना। तो स्पर्मेटिड्स इसको कहते हैं। तो ये हो गया भैया एक हिस्सा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का ये एक हिस्सा है। अगला पॉइंट होता है जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मेच्योर स्पर्म में, ये इसका दूसरा हिस्सा है। आपको ये पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं और स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, मेच्योर स्पर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका प्रोसीडर कैसे काम करता है। तो एट प्यूबर्टी, मतलब ये वाला जो प्रोसीडर शुरू होता है वो प्यूबर्टी की उम्र में शुरू होता है। और आपको पहले ही बता दिया था हमने, मेल में ये जो उम्र है वो लगभग ये मान लीजिए आप 13 to 16 ईयर्स, है ना। वहीं पर फीमेल की हमने पहले ही बता रखा है 10 से 12 साल होती है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जो सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब समसूत्र विभाजन होता है, जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पर ऐसे ये द्विगुणन करते हुए, मतलब मल्टीपल टाइम ये गुणन करती है, इससे एक से दो, दो से चार कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर आगे हम इसका एनालिसिस करते हैं एक सेल का, है ना। और इस सेल को बोलते हैं भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इसके थ्रू भैया दो बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। और इसको भैया विभाजन का नाम देते हैं फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, हिंदी में बोले तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, है ना। अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे, पुनः इनमें सेकेंडरी डिवीजन होगा माइटोटिक का, और वापस से दो से कितने बन जाएंगे, चार। तो फाइनली बनते हैं चार, है ना। तो ये बात याद रखनी है। यहाँ पर ये वाली जो संरचना आप देख पा रहे हैं एक्चुअल में यही स्पर्मेटिड्स है, और ये कन्वर्ट हो गई है मेच्योर स्पर्म में। बात समझ में आ गई सभी को, ये बस डायग्राम यही शो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली बातें आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास जो स्टार्ट होनी है, पाथ ऑफ द स्पर्म, मतलब जो स्पर्म उसका रास्ता क्या होता है ना। तो समझो ध्यान से। तो ये वाला हिसाब जो आप देख पा रहे होंगे बादाम जैसा ऐसे, ये पूरा, इसको ये बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर ये एकदम नहीं जाल जैसा जो संरचना बना हुआ है ऐसे, ये एकदम पाइप जैसी बनी हुई है। इसकी लेंथ लगभग मान लीजिए 6 मीटर से 8 मीटर के रेंज में होती है, मतलब इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 6 मीटर टू 8 मीटर के आसपास होती है। वो कुंडली संरचना होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो एपिडिडाइमस लगभग लेंथ होती है 6 मीटर से 8 मीटर। और ये वाला जो अंदर जाल बना हुआ है इसको बोलते हैं रेड टेस्टिस, है ना। इसको हिंदी में आप ये लिख सकते हो वृषण जालक, वृषण जालक, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और इनके तुम्हें नंबर याद होंगे इन खांचों के, इनको पीछे आपको लिखवाया गया था 200 से 250, जो ल्यूब्यूल्स है इसमें वो 200 से 250, है ना। अब देखते हैं इसके बारे में। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब जो स्पर्म है उसका उत्पादन होता है कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर। और ये जो कुंडलित ऐसे ऐसे नलिकाएं आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है। इनकी आपको लेंथ पीछे क्लास में बताई गई थी, लगभग ये मान लीजिए 70 सेंटीमीटर के आसपास। दे देन पास थ्रू द रेड टेस्टिस, मतलब वृषण जालक के थ्रू पास होते हैं, टू रीच द वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया एक्चुअल में वासा डिफरेंसा का एक पार्ट है, ठीक है ना। यानी ये यहाँ पर बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, और वो गुजर करके रेड टेस्टिस से कहां पहुंचते हैं, वासा इफ्रेंसिया में पहुंचते हैं। दे लीव द टेस्टिस टू ट्रेवल थ्रू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, है ना। तो ये बात याद रखनी सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की, जहां पर आपको सीमेन का डायग्राम दिखाया जा रहा है।
है ना। तो ये वाली चीज जो है वो क्या है भैया, सीमेन है ना। याद रखेंगे सीमेन एक्चुअल में दो चीजों का मिश्रण होता है, काहे काहे का, एक तो स्पर्म प्लस जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनका लिक्विड या सिक्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो जनन ग्रंथियों का सिक्रेशन होता है, ये वही एक काउपर है, प्रोस्टेट है, इन सभी का मिश्रण, प्रोस्टेट प्लस काउपर, है ना। ये सभी का मिश्रण सिक्रेशन और स्पर्म दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सीमेन का, है ना। तो बात करते हैं सीमेन। सीमेन जो इक्वलेट होता है वो स्पर्म प्लस सीक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, मतलब जो जनन की क्रिया में ग्रंथियां भाग लेती हैं उनका जो सीक्रेशन होता है और प्लस स्पर्म दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, सीमेन का, है ना। हिंदी में आप इसे इस नाम से जानते हैं। ह्यूमन मेल इजाकुलेट अप्रॉक्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म, मतलब एक बार इजैकुलेट होने में, यानी ह्यूमन मनुष्य जो है वो एक बार जब स्पर्म को इजैकुलेट करता है, मतलब शरीर से बाहर निकालता है तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। बात समझ में आ गई ना। और एक जो इजैकुलेशन में स्पर्म की वैल्यू होती है वो लगभग ये मान लीजिए होती है 2 ml से 3 ml, 2 ml से 3 ml, यानी 2 ml से 3 ml में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। अब इस जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट 60% ऑफ देम मस्ट हैव नॉर्मल साइज एंड शेप, मतलब इसमें जो 60% स्पर्म है वो भैया जरूरी होने चाहिए, कैसे, नॉर्मल साइज और शेप, मतलब उनका जो शेप है और साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए। यानी कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म में 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल साइज और शेप के होने चाहिए। किस काम के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी अगर 60% जो शुक्राणु है वो नॉर्मल अगर नहीं होंगे तो कौन सी क्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। एटलीस्ट 40%, मतलब जो 40% है ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। विग्रस मतलब होता है मजबूती से कह सकते हो, प्रबलता से कह सकते हो, मतलब 40% ऐसे होने चाहिए जो प्रबलता के साथ चलने चाहिए। बात समझ में आ गई ना। मोटिलिटी का मतलब होता है चलना, है ना। तो 60% कैसे होने चाहिए, नॉर्मल साइज एंड शेप के होने चाहिए। कौन सी मैकेनिज्म के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। और जो 60% में 40% है वो भैया विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, मतलब बहुत मजबूती से चलने वाले होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिडिडाइमिस को लेकर के, है ना। तो एपिडिडाइमिस के बारे में पहले ही बताया था, ये एक लॉन्ग संरचना है, लगभग 6 मीटर से 8 मीटर के बीच, है ना। और ये वृषण के ऊपर ऐसे धागे के रूप में कुंडलित रहती है। तो ये वाली जो संरचना आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये ऐसे जो लिपटी हुई पड़ी है, ये यही भैया क्या कहलाती है, एपिडिडाइमिस। हिंदी में इसे अधिवृषण कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, आदिवृषण, है ना। तो इसके बारे में डिटेल यहां दे रखी है, आप समझ पाएंगे। टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस को भैया दोनों को अगर एक साथ मुझे बोलना हो तो हम इसे टेस्टिकल बोल देंगे, है ना। वैसे तो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहीं पर एपिडिडाइमिस आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। बट अगर इन दोनों को एक साथ बोलना हो मुझे तो हम टेस्टिकल बोल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए टेस्टिकल क्या होता है तो हम कह सकते हैं टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को संयुग्मित रूप से टेस्टिकल बोला जाता है ना। इट कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन ऑफ स्क्रोटम, मतलब जो वृषण कोष होता है उसके आप ऊपर से इसे फील कर सकते हैं, किसको, एपिडिडाइमिस को। इट इज अबाउट 8 मीटर लॉन्ग एंड अटैच टू द टेस्टिस, मतलब ये लगभग 8 मीटर होती है और जुड़ी किससे रहती है, टेस्टिस से। इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड, मतलब ये बहुत ज्यादा सुपर कुंडलित होती है। ऐसे मान लो, देखो जैसे ये हो गया नॉर्मल कुंडल है ये, वहीं पर सुपर कुंडलित का मतलब होता है ऐसे। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, इसको बोलेंगे सुपर कॉइल और ये नॉर्मल कॉइल है, मतलब ये कम लिपटी है और ये बहुत ज्यादा लिपटी है तो इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड कॉइल एंड ट्विस्टेड, सो इट टेक्स अप वेरी लिटिल स्पेस, मतलब ये बहुत ज्यादा कुंडलित होती है और बहुत कम स्पेस में पाई जाती है। इट मॉनिटर्स एंड एडजस्ट, मतलब ये वाली जो नलिका है या कह अधिवृषण जो ऑर्गन कह सकते हो आप, वो मॉनिटर करता है एंड एडजस्ट करता है द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेमनीफेरस टिब्यूल्स, मतलब जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स के द्वारा फ्लूइड निकाला जाता है उसको मॉनिटर एंड एडजस्ट करने का काम कौन करता है, एपिडिडाइमिस करता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड columnar epithelial lining of the epididymis has distinctive
स्टेरियोसिलिया, है ना। स्टेरियोसिलिया मतलब वही जो छोटे छोटे धागे पाए जाते हैं। व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया, और वो जो धागे हैं वो भैया इंक्रीज करते हैं किसको, सरफेस एरिया को, मतलब पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, मतलब स्पर्म के स्रावित होने को और उसके अवशोषित होने के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। कौन, डिस्टिंक्टिव स्टेरियोसिलिया, सिलिया मतलब होते हैं छोटे छोटे नॉर्मल धागे जैसे। इट स्टोर्स एंड प्रोटेक्ट्स स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो एपिडिडाइमिस होता है वो भैया स्टोर भी करता है और स्पर्मेटोजोआ को प्रोटेक्ट भी करता है। एंड फैसिलिटेट्स दियर फंक्शनल मैचुरेशन, मतलब और उनको तैयार करता है फंक्शनल के लिए, मतलब क्रियात्मक के लिए, कहले कार्य के लिए। कार्य का सिंपल मतलब है निषेचन के लिए। मतलब जो एपिडिडाइमिस होता है वो स्पर्म को स्टोर एंड प्रोटेक्ट करता है। स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है प्री स्पर्म, है ना। तो ये स्पर्म ही है, तो इनको प्रोटेक्ट और स्टोर करता है किस काम के लिए, फंक्शनल मैचुरेशन, मतलब ये कह सकते हैं कि आप निषेचन के लिए तैयार करता है, रेडी करता है। कौन, एपिडिडाइमिस, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो ट्रांसपोर्ट अलोंग एपिडिडाइमिस इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड मोमेंट एंड पेरिस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना। मोमेंट एंड पेरिस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन द एपिडिडाइमिस, है ना। ये हो गया इसका पहला कार्य। सेकंड वर्क है, फंक्शन बोलेंगे यहां पर, आ स्पर्मेटोजोआ passes through the epidermis in about 2 weeks, मतलब कितने हफ्ते लगते हैं इसमें, 2 हफ्ते। ड्यूरिंग which it completes its functional maturation, मतलब शुक्राणु को मैचुरेट होने में लगभग कितना टाइम लगता है भैया, 2 weeks। कहां पर, एपिडिडाइमिस के भीतर। इट एक्ट्स एज अ रिसाइकलिंग सेंटर, मतलब जो एपिडिडाइमिस है वो रिसाइकलिंग सेंटर का काम करता है। कौन से रिसाइकलिंग सेंटर का क्या मतलब होता है, जहां पर टूटी फूटी चीजों की मरम्मत होती है। तो यहाँ पर मरम्मत किसकी होनी है, स्पर्मेटोजोआ की, सिंपल कहें तो स्पर्म की। मतलब वे स्पर्म जो काम के नहीं है या पहले काम नहीं कर रहे हैं उनको भैया मेंटेन किया जाएगा किसके भीतर, एपिडिडाइमिस के भीतर। इट एक्ट्स एज अ रिसाइकलिंग सेंटर फॉर डैमेज स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोल दीजिए। सेलुलर डेब्रिस एंड डैमेज्ड स्पर्मेटोजोआ आर एब्जॉर्ब्ड इन द एपिडिडाइमिस, मतलब जो खराब है उनको खींच लिया जाएगा किसके भीतर, एपिडिडाइमिस के भीतर। और जो टूटे फूटे मतलब डैमेज हैं उनकी भैया मरम्मत की जाएगी रिसाइकलिंग सेंटर, और रिसाइकलिंग सेंटर यहाँ पर कौन होगा, एपिडिडाइमिस होगा। क्लियर हो गया ये, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एपिडिडाइमिस, है ना, मतलब उसके पार्ट पढ़ लेते हैं। तो पार्ट यहाँ पर 3 होते हैं इसके। एक तो भैया हेड रीजन है, अगला भैया बॉडी रीजन है, और अगला टेल रीजन, है ना। तो हेड रीजन का दूसरा भी नाम है आल्सो नोन एज कैपट एपिडिडाइमिस, है ना। अगला पॉइंट है बॉडी रीजन आल्सो नोन एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस। अगला जो पॉइंट है आल्सो नोन एज काड़ा एपिडिडाइमिस, है ना। तो एपिडिडाइमिस एक्चुअल में 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तो हेड, बॉडी और टेल। हालांकि इसके रीजन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। द पैटर्न ऑफ मोटिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ मोटिलिटी चेंज फ्रॉम कैपट एपिडिडाइमिस टू कॉडा एपिडिडाइमिस, मतलब जो एपिडिडाइमिस के भीतर जो स्पर्म का मोटिलिटी है और उसका जो परसेंटेज है वो चेंज होता है किसके भीतर, कैपेट कैपेट में और कॉडा में, मतलब हेड वाले रीजन में और टेल वाले रीजन में। तो जो स्पर्म है उसकी जो क्वालिटी है और जो मोटिलिटी और परसेंटेज है वो चेंज होता है इसमें, कैपेट रीजन एंड एपिडिडाइमिस कौन सा, कॉडा वाला, है ना। तो इन दोनों में अलग अलग होता है, ठीक। तो ये बात याद रखनी है। तो इसमें कैपेट वाला जो सबसे हिस्सा है वो भैया ऊपर है, देख पा रहे होंगे। ये वाला हिस्सा भैया जो कैपेट एपिडिडाइमिस है, और जो सबसे निचला ये फूला वाला हिस्सा है ये कॉडा एपिडिडाइमिस है। यहाँ और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पर्म की मोटिलिटी और परसेंटेज में चेंज होता है, ठीक है। मतलब कहीं पर धीरे चल रहे होते हैं, कहीं पर ज्यादा तेज चल रहे होते हैं, यहाँ का ये कह ले कहीं पर ज्यादा पाए जाते हैं और कहीं पर कम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्म वायबिलिटी एंड मोमेंट, इसकी क्षमता देख लेते हैं भैया। तो स्पर्म्स can remain alive in कॉडा एपिडिडाइमिस फॉर मोर देन 1 month। जो एपिडिडाइमिस का ये कॉडा वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ पर भैया जो स्पर्म जीवित रहता है इसकी जो वायबिलिटी है वो 1 मंथ की होती है। वंस इजैकुलेटेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म सर्वाइव फॉर 72 आवर्स, मतलब एक बार जब स्पर्म
फीमेल के ट्रैक्ट में चला जाता है, मतलब फीमेल बॉडी के भीतर चला जाता है, तो वहां पर उसकी भी जो लाइफ होती है वो 72 आवर्स होती है। हालांकि कहीं कहीं पर आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि 5 डेज, है ना, तो एक मैक्सिमम नंबर है। तो 72 आवर्स का मतलब तो 3 डेज हो ही गया। मतलब फीमेल बॉडी के भीतर जो स्पर्म का जीवन काल है वो अप्रोक्स 3 डेज आप याद कर लीजिए, या मैक्सिमम याद करना है तो 3 to 5 डेज याद कर लीजिए, है ना। वैसे जो कॉडा एपिडाइमिस रीजन है, या कहला एपिडाइमिस का जो कॉडा रीजन है, यहाँ पर स्पर्म की लाइफ बोलो कितनी है, 1 मंथ है। वहीं पर फीमेल ट्रैक्ट के भीतर कितनी है, 72 आवर्स, है ना, ये बात याद रखनी है। इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म इज इनिशियली प्रोपल्ड बाय फ्लूइड मोमेंट्स, मतलब ये एक तरल के माध्यम से चलता है। स्पर्म मूव ऑन देयर ओन वंस एजुकुलेटेड। चलो बात करते हैं आगे, है ना। ये देख लेते हैं कैपेसिटेशन, है ना, मतलब जीवन क्षमता कह सकते हैं, सामर्थ्य भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, ये वाला हिस्सा भी आपको मेल का दिखाया गया है, वहीं पर ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हो पिंक कलर से, ये फीमेल का हिस्सा है, ठीक। आपको इसमें स्टेप वाइज समझना है, ध्यान से सुनना। ये टेस्टिकल रीजन है। टेस्टिकल में आपको पहले ही बता दिया गया है कि टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, टेस्टिकल बोलते हैं ना। तो एपिडिडाइमिस और टेस्टिस, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, स्पर्म मैचुरेशन होगा यहां से देखो इजैकुलेट होगा, ये फीमेल रीजन है, ये वाला फीमेल ट्रैक्ट है और ये वाला मेल ट्रैक्ट है ना। तो सिंपल कह लो ये वाला हिस्सा भी ये पेनिस रहा होगा, क्या रहा होगा, पेनिस। अब ध्यान से देखेंगे, जो फीमेल पार्ट में एंट्री का पॉइंट है वो ये है, वजाइना, है ना। इसके आगे का जो पार्ट है वो भैया सर्विक्स है, और ये जो ज्यादा चौड़ा आप भाग देख पा रहे होंगे ये यूटेरस है, हिंदी में आप इसे गर्भाशय बोलते हैं। और इसके बाद के हिस्से भैया इसको फेलोपियन ट्यूब बोला गया है। हालांकि इसके 2 रीजन होते हैं, मतलब फेलोपियन ट्यूब 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, ऐसे करके, है ना, लेफ्ट एंड राइट करके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, स्पर्मेटोजोआ लीविंग द एपिडाइमिस आर मैच्योर बट दे रिमेन इमोबाइल, मतलब ये यहां पर चल नहीं पाएंगे, है ना। टू बिकम मोटाइल एंड फुली फंक्शनल, मतलब ये यहां पर मोटाइल भी हो जाएंगे और फुली फंक्शनल मतलब पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे, या क्रियात्मक या कार्य के लिए तैयार हो जाएंगे। स्पर्मेटोजोआ मस्ट अंडरगो अ प्रोसेस, ठीक है, कॉल्ड कैपेसिटेशन, यानी ये वाला जो प्रोसेस है वो भैया क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन कहलाता है, या कह लें जो स्पर्म उनकी क्षमता बढ़ा दी जाती है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जैसे ही वो कहां पहुंचेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब फीमेल के जनन पथ में। स्पर्मेटोजोआ बिकम मोटाइल व्हेन दे आर मिक्स्ड विद सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल ग्लैंड्स, मतलब ये जब मिक्स्ड हो जाएंगे किसमें, सेमिनल ग्लैंड्स में, मतलब जब ये सीमेन में आ जाएंगे, है ना। स्पर्म्स बिकम कैपेबल ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू कंडीशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। तो इतनी बातें आपको उम्मीद करते हैं कैपेसिटेंस के अंदर, सॉरी कैपेसिटेशन के अंतर्गत समझ आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि वासा डिफरेंसा क्या होता है, या हिंदी में कहे तो शुक्रवाहिनी, या कल शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलिका। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डक्टेस, डक्ट्स डिफरेंस, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डक्ट्स डिफरेंस। तो ये वाला नाम नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये वास डिफरेंस करके याद रखना है ना। हिंदी में इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, है ना। तो 45 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पर ये 70 सेंटीमीटर भी लिखा, नहीं सॉरी, ठीक है, ये 45 ही होता है। 70 सेंटीमीटर तो भैया वो होता है जो पीछे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ाया था आपको। इट असेंड्स अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिडिडाइमिस थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड देन इंटर्स द पेल्विक कैविटी, है ना। स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको पीछे पढ़ाया गया था, ये वो हिस्सा है जहां से जो टेस्टिस ऐसे लटके रहते हैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक संरचना होती है जिसको भी स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। इसी में बहुत सारी मसल्स वगैरह पाई जाती है ना। द डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन ऑफ द डक्ट से डिफरेंस इज कॉल्ड द एम्पुला। एम्पुला इसका एक फूला हुआ भाग होता है। आप ये वाला हिस्सा जो नहीं देख पा, ये इधर देख लीजिए, ये वाला, ये जो फूला हुआ भाग है वासा डिफरेंसा का, ये एम्पुला कहलाता है। द जंक्शन ऑफ द एम्पुला with the duct of the seminal glands marks the start of the ejaculatory duct, यानी यहीं से जो स्खलन नलिका वो स्टार्ट हो जाती है और इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है,
2 centimeter. This short passageway of about 2 centimeter penetrates the muscular wall of the prostate gland and empties into the urethra. मतलब जो 2 सेंटीमीटर की नलिका है वो किसमें खुल जाती है जाकर के? यूरेथ्रा में, या कह ले यूरिन मार्ग कह सकते हो, या मूत्र मार्ग कह लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ वासा डिफरेंसा, मतलब जो वासा डिफरेंसा जो नलिका है अपनी, उसके कार्य पढ़ लेते हैं ना। तो इसके कार्य देख लीजिए, काम के हैं। इट इज अ सेकेंडरी स्टोर हाउस फॉर स्पर्म, मतलब ये स्पर्म का भैया सेकेंडरी स्टोर हाउस है, यानी दूसरा भंडार गृह ये कह सकते हैं, या कह लें दूसरा ही वो पॉइंट है जहां पर स्पर्म रह सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। इट कैन स्टोर स्पर्मेटोजोआ फॉर सेवरल मंथ्स, है ना, ये याद रखना है सभी को, कुछ महीने ये कह सकते हो। ड्यूरिंग दिस टाइम द स्पर्मेटोजोआ रिमेन इन अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ इनएक्टिव विद लो मेटाबॉलिक रेट्स, मतलब ये यहाँ पर इनएक्टिव कंडीशन, इनएक्टिविटी कंडीशन में रहते हैं, वो भी लो मेटाबॉलिक रेट्स पर, है ना, याद रखना है। ये कहां पर की बात हो रही है? वासा डिफरेंसा की, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं वेसेक्टोमी क्या होता है। तो वेसेक्टोमी यहीं से समझ लीजिए, जो वासा डिफरेंसा होता है भैया उसी को काट करके बांध दिया जाता है। तो ये पूरी कंप्लीट नलिका भैया वासा डिफरेंसा थी। इसी को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऐसे कट किया गया है सीजरियन से, और काट करके यहाँ पर देखो बांध दिया गया है ना। तो यहाँ पर भैया जो स्पर्म होंगे अब वो यहाँ ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि जो क्या कहले आबादी कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म एक्चुअल में ये है ना, तो ये आपको याद होगा। ये हालांकि ये मेल में होता है तो इसे वेसेक्टोमी बोलते हैं। अभी जब फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पर ट्यूबेक्टोमी बोला जाएगा, ठीक है। इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, है ना। ये परमानेंट मेथड है, मतलब एक स्थायी विधि है फॉर मेल्स, और याद रखेंगे किसमें होती है? मेल्स में। यानी जो वेसेक्टोमी वो केवल और केवल मेल में पाई जाती है, जब ट्यूबेक्टोमी पढ़ाएंगे वो फीमेल में पाई जाएगी। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब ये एक सर्जरी है। वेयर वाट डिफरेंस इज कट और ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्पर्म, है ना। मतलब यहाँ पर जो पैसेज में आप स्पर्म, मतलब स्पर्म का जो रास्ता उसे या तो कट कर दिया जाता है, तो कट करके बांध दिया जाता है ना, कुल मिला के बाधित कर दिया जाता है। कौन सी क्रिया में? वेसेक्टोमी में। और ये किस लिए होता है भैया? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। और याद नहीं, ये परमानेंट मेथड है, ठीक है, स्थायी विधि है ये। और इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। ये इसकी आप समरी देख पाएंगे, जो अभी भी हमने पढ़ाया हुआ है, ये पूरा कंप्लीट मेथड आपको दिखाया जाएगा, है ना। इसमें आप देख पा रहे होंगे, स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम टेस्टिस टू द पेनिस एंड इजेक्ट आउट इट ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस का मतलब होता है मैथुन। ड्यूरिंग कोइटस का मतलब सेक्स के दौरान, है ना। तो हिंदी में बोल सकते हो मैथुन के दौरान या मैथुन के समय। तो एक बार पूरे डायग्रामों को ध्यान से आप देख भी सकते हैं। कैसे? इस वाले में ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक स्पर्म एक दिखाया गया है, और अगले स्टेप में ध्यान को तो ये वासा डिफरेंसा के थ्रू ऐसे अंदर आ जाएगा। अगले स्टेप में ध्यान से देखो तो ये इस वाले मार्ग में आ चुका है, और अगले डायग्राम में आप देखेंगे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ इस वाले पेनिस वाले रीजन में एंटर कर चुका है ना। ये वाले देखो ध्यान से, और यहाँ से देखो ये इजेकुलेट कर गया है। तो ये एक स्टेप दिखाया गया आपको। उम्मीद करते हैं इस डायग्राम में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, और क्लियर विजिबल और विजुअल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसी के साथ भैया ये क्लास खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के, जिसका वो पार्ट 3 होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।